गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने थियरीज रिलेटेड टू एसिड बेस स्टार्ट कर लिया था और इसके अंदर हमने ये तो पिछली क्लास में ही पहले लेक्चर में पढ़ लिया था हमने आर्रेनियस एसिड बेस थियरी और उसके बाद हमने ब्रोंस्टेड लोरी थियरी को लिया था। तो थोड़ा सा इसे हम लोग एक बार बस देख लें 1 मिनट में जस्ट। आर्रेनियस एसिड बेस थियरी में हमने क्या समझा था, आर्रेनियस एसिड वो होते थे जो H+ आयंस को देते थे, ठीक ना, वाटर के अंदर, और आर्रेनियस बेस वो होते हैं जो OH- को देते हैं। और उस हिसाब से हमने मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक वगैरह डिसाइड किया था और दिखाने का तरीका HA H2A H3A, ठीक है ना। और बेस में क्या किया था हमने, बेस का तरीका क्या था, BOH BOH ट्वाइस BOH थ्राइस, जो OH- देते थे। तो हमने रिवाइज कर लिया था एक बार। कल की क्लास में हमने सेकंड लेक्चर में ब्रोंस्टेड लोरी थियरी से स्टार्ट किया था और ब्रोंस्टेड लोरी थियरी में मैंने बताया था इसके हिसाब से क्या होता है, जो H+ डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं और जो H+ एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस। तो जैसे अगर अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया क्या करता है, H2O से H+ को एक्सेप्ट करके NH4+ में जाता है। तो एक तरीके का अगर H+ एक्सेप्ट किया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो H+ इसने क्या किया है, बाहर निकाला है HCl ने, तो HCl किस तरह बिहेव करेगा, देखो इसने H+ निकाल के Cl- में चला गया, तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी और आर्रेनियस ये दो हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है इस टॉप चैप्टर के अंदर। जो H+ डोनेट करेंगे एसिड, जो H+ एक्सेप्ट करेंगे बेस। जैसे अमोनिया H+ एक्सेप्ट करके बेस हो गया, HCl ने H+ निकाला तो क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। और वाटर को आप देख सकते हैं, वाटर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, सामने से बेस आएगा तो एसिड बन जाएगा, और अगर सामने से एसिड आएगा तो वाटर कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो वाटर दोनों तरह करता है और इनको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं, वो भी पढ़ा था हमने। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है किसका, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का। और कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर कौन से होते हैं, जिनमें केवल और केवल एक H+ आयन का डिफरेंस होता है ना। ऐसे एसिड बेस के पेयर जिनमें एक H+ आयन का डिफरेंस, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और उनमें हमने देखा था एसिड अगर है तो एसिड में से H+ निकालोगे तो बेटा एसिड तो H+ निकालेगा ही, तो एसिड में से अगर H+ हमने निकाल दिया तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस। और बेस क्या करता है, H+ एक्सेप्टर होते हैं, तो अगर बेस को H+ दे दिया तो क्या बना लेगा अपना कॉन्जुगेट एसिड। तो उस बेसिस पे मैंने आपको ये समझाया था। जैसे अमोनिया देखो, अमोनिया ने H2O से क्या किया था, H+ को ले लिया था, तो ये खुद क्या था, बेस था। और जैसे ही H2O से H+ ले लिया तो H+ लेने के बाद ये खुद किस में कन्वर्ट हुआ, NH4+ में, तो इसको इसका क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। उसी तरीके से HCl की बात करें हम लोग, तो HCl ने H+ निकाल दिया था, तो HCl खुद क्या था, एसिड था। और जैसे इसने H+ निकाला तो जो भी फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, उसका कॉन्जुगेट बेस। तो HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, Cl-। तो ये पेयर वगैरह मैंने बताया था आपको, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें जानना था, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। समझे क्या, जो एसिड वीक होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक। मतलब अगर ये आपका ये NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैसा हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट, ठीक ना। सॉरी, उसका एसिड कैसा हो जाएगा, कॉन्जुगेट वीक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, वीक। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने समझा था, HCl एक तरीके का कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसने अगर H+ निकाला तो जो चीज बनेगी उसे क्या बोलेंगे, उसका कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि H+ निकालने से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस मिलता है। तो इसने अगर H+ निकाला तो एक कॉन्जुगेट बेस बना। तो अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा, वीक होगा। और सेम इज ट्रू फॉर बेस, बेस के लिए भी यही बात ट्रू होती है। और एक ये ऑर्गेनिक के हिसाब से बताया था मैंने, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा किधर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन से वीक डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक ना। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में, या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की डायरेक्शन में। तो इन पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, इसको दोहराने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। एक बस ये इन्फॉर्मेशन एक और हमने जाना था, क्या, काउंटर आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर, है ना। जो काउंटर आयन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के, काउंटर आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर आयन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है तो इसका काउंटर आयन क्या होगा, एनाइंस। तो एनाइंस, स्ट्रॉन्ग एसिड के एनाइंस कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर आयन क्या होगा, हमेशा केटायन। तो स्ट्रॉन्ग बेस का काउंटर आयन केटायन भी कभी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये बाद में हाइड्रोलिसिस जब पढ़ेंगे ना तब ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, वहां भी मैं बताऊंगा एक बार फिर से, ठीक है। चलो, और इसके बाद हमने
एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था। तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस में क्या बताया था मैंने आपको, ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट भी करे और एज वेल एज क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। जो सब्सटेंस डोनेट भी करे एक्सेप्ट भी करे ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे वाटर का मैंने बताया था, ले भी सकता है और वाटर निकाल भी सकता है, तो वाटर भी है एज ए एम्फीप्रोटिक। और एम्फीप्रोटिक कौन से सब्सटेंस होते हैं, दूसरा जो हमें ध्यान रखना है, किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड का जो एनायंस होता है, पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब जिसकी बेसिसिटी कितनी हो, एन हो, मतलब जो एन हाइड्रोजन निकाल सके उनको पोली बोलते हैं। मोनोप्रोटिक मतलब क्या होता था बेटा, 1, डाइप्रोटिक मतलब 2, ट्राइप्रोटिक मतलब 3, पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या होता है, पोली मतलब बहुत, जो एक से ज्यादा दे सके। जिनके भी पास कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो हमेशा कैसे होते हैं, एम्फीप्रोटिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाया था मैंने, H3PO4 ले लो आप, H3PO4 में से एक H प्लस निकालोगे तो क्या बनेगा, H2PO4 माइनस। इससे फिर से एक H प्लस निकाला जा सकता है क्योंकि अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा, HPO4 के ऊपर 2 माइनस। फिर अभी भी ये वाला H निकाल सकते हैं तो क्या बनेगा, PO4 के ऊपर -3। तो देखो ये केवल H प्लस निकाल सकता है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और PO4 3 माइनस केवल H प्लस ले ही सकता है तो ये कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। लेकिन ये देखो, ये जो दो बीच के हैं ये H प्लस निकाल भी सकता है, जैसे निकालेगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, और अगर उल्टा H प्लस ले लिया तो वापिस H3PO4 में जाएगा। तो ये जो हो गया ये कैसे बिहेव करेगा, एम्फीप्रोटिक की तरह, क्योंकि एम्फीप्रोटिक मतलब जो डोनेट करे एज वेल एज एक्सेप्ट करे। तो ये निकाल भी रहा है और ले भी रहा है। इसी तरीके से इसकी बात करूं मैं तो देखो, ये निकाल भी सकता है एक H प्लस ये वाला H, और ये चाहे तो एक H प्लस लेके वापिस H2PO4 माइनस में कन्वर्ट भी हो सकता है, तो ये भी कैसा है, एम्फीप्रोटिक। तो ये दोनों एम्फीप्रोटिक। तो यही रूल है, एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड जो होते हैं कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, और इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन ये लेने वाला काम नहीं करेगा ना, और ये एनायंस थोड़ी ना है। हमने क्या लिखा है, एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, ये तो खुद पॉलीप्रोटिक एसिड ही है। तो इसके जो भी एनायंस होते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मतलब जो हाइड्रोजन ग्रुप 16 या 17 से अटैच होता है, वो हमेशा एम्फीप्रोटिक होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एम्फीप्रोटिक। तो अगर किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में हमसे जानकारी ले तो पॉलीप्रोटिक एसिड की बेसिसिटी क्या रहेगी, हमारे लिए N दिखाई देगा। पूछे कितने सॉल्ट बनाएगा, तो सॉल्ट कितने बनाएगा, जितना H निकाल सकता है, एक H निकालेगा तो एक सॉल्ट, 2 निकालेगा तो दूसरा सॉल्ट, तीनों निकाल देगा तो तीसरा सॉल्ट, तो 3 सॉल्ट बन सकते थे उसके अंदर। एम्फीप्रोटिक आयन की बात करो तो एम्फीप्रोटिक आयन कितने हैं, देखो तो बेटा एक ये एम्फीप्रोटिक है और एक ये है, मतलब अगर 3 है तो 3 में से 2 एक कम करेंगे तो N-1। और एसिडिक सॉल्ट अगर पूछ ले तो एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे, जिनके पास H प्लस होता है, तो एक तो ये एसिडिक सॉल्ट की तरह बनेगा, एक ये बनेगा, ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, तो न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा ना किसी के साथ जुड़ेगा तो, क्योंकि ये एनायन है, और जो दूसरा आएगा वो केटायन आएगा, ठीक है, तो वो भी N-1 के बराबर होता है। तो आज हम लोग एक दो क्वेश्चंस कुछ करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं आपका। देखो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमने पढ़ा था ना, एसिड से H प्लस निकालो तो कॉन्जुगेट बेस मिलता है, बेस में H प्लस जोड़ो तो क्या मिलता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो वही मैं क्वेश्चन आज करा रहा हूं आपसे कि हमसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि इस सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड बताइए और कॉन्जुगेट बेस बताइए। तो आज हम लोग यही ले रहे हैं। क्वेश्चन लेता हूं, पहला टाइप का क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा, राइट। ये चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है, लेकिन अभी शुरू का पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है, क्योंकि एक बार हम लोग थियरी अगर समझ जाएंगे तो फिर हमारे लिए आगे की चीजें इजी हो जाएंगी। तो जैसे क्वेश्चन है, राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ फॉलोइंग, राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ फॉलोइंग। कुछ मैं सब्सटेंस दे रहा हूं, उनके एसिड और बेस आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस लिखने हैं। जैसे सबसे पहला है आपका HS माइनस, ठीक है, सेकंड है आपका HCO3 माइनस, है ना। अच्छा, किसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस पूछ सकता है, जो पॉलीप्रोटिक एनायंस होंगे, है ना, क्योंकि वही तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस लेने देने दोनों का काम कर सकते हैं ना। और थर्ड अगर मान लो मैंने दे दिया आपको H2PO3 माइनस, तो बताना है इनका कॉन्जुगेट एसिड और बेस बताना है आपको क्या होता है। तो हमने क्या सीखा था बेटा, कॉन्जुगेट बेस और एसिड निकालने का तरीका क्या है, किसी भी सब्सटेंस से अगर H प्लस निकाल दिया जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, और किसी भी सब्सटेंस में अगर H प्लस दे दोगे तो उससे क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट एसिड मिल जाता है। तो बस आपको अगर निकालना है सब, तो मान लो इसका हमें दोनों चीजें एरो बना के मैं लिख देता हूं, अगर इसका मुझे क्या चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड,
तो कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें H प्लस को देना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही H प्लस को देंगे तो H प्लस देते ही ये क्या बन जाएगा, HS माइनस, और इसने अगर H प्लस को ले लिया तो बताओ बेटा क्या बन जाएगा, HS माइनस H प्लस लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S में। तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट बेस अगर पूछा है तो कॉन्जुगेट बेस का तरीका क्या है, कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करना होता है, कॉन्जुगेट बेस पाने के लिए हमें इसमें से H प्लस को निकालना चाहिए, ठीक है। देखो कल बताया था ये, एसिड से अगर H प्लस निकालोगे तो कॉन्जुगेट H प्लस निकालने से कॉन्जुगेट बेस मिलता है और H प्लस देने से कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर मैंने इसको H प्लस दे दिया तो कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा, H प्लस निकाला तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर इसमें से H प्लस को निकाल दिया जाए तो HS माइनस है, अगर इसने एक H प्लस निकाल दिया तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S-2, और एक H प्लस बाहर निकल गया। तो ये जो S-2 बना है ये क्या है इसका, यही तो बेटा कॉन्जुगेट बेस है इसका। ये H2S जो बना है ये क्या है इसका, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना। तो बस ऐसे इन दोनों को भी कर सकते हो कि नहीं, आराम से कर सकते हैं। कॉन्जुगेट एसिड और बेस पाना है तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस पाने का तरीका क्या है, अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या करना है, इसको H प्लस दे देना है, और अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो इसमें से क्या करना है, H प्लस को निकाल लेना है, ठीक है। एसिड पाने के लिए H प्लस दे दो कॉन्जुगेट एसिड पाने के लिए, और कॉन्जुगेट बेस पाने के लिए क्या कर दो, H प्लस निकाल लो उसमें से। तो जैसे ही अगर इसको H प्लस दे दोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, H प्लस देते ही H2CO3 हो जाएगा ना, ठीक है। और इसमें से H प्लस निकालोगे तो क्या बन जाएगा, CO3 के ऊपर -2, एक H प्लस निकाल लिए तो। और थर्ड की बात करूं तो थर्ड में भी कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, और क्या चाहिए हमें, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या तरीका है, किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड पाना है तो क्या कर दो, उसमें H प्लस दे दो, और कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो क्या कर दो, उसमें से H प्लस निकाल लो, ठीक है ना। क्योंकि निकालने से बेस में कन्वर्ट होगा जो भी सब्सटेंस रहेगा। देखो ना रूल यही है ना, क्या हमने पढ़ा था, हमने तो यही पढ़ा था कि जो H प्लस को लेते हैं, जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं ना, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, और जो H प्लस को निकालते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो अगर इस सब्सटेंस में से हमने H प्लस को निकाल दिया तो ये इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और एसिड की तरह बिहेव करेगा तो एसिड में से H प्लस निकालोगे तो क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए H प्लस जोड़ देना है, तो 2H पहले से थे, एक H और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा। और एक H प्लस अगर निकालना है तो 2 थे तो एक निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, ये HPO3, और एक माइनस का चार्ज था तो एक और माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो आई होप कि समझ गए कैसे करना है, ठीक है। तो बस यही रूल है, तरीका यही है। आपको किसी भी सब्सटेंस का अगर कॉन्जुगेट एसिड पाना है, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, ये अब जनरली ये देखोगे तो ये एनायन ही रहेगा, है ना। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड पाना है तो कॉन्जुगेट एसिड पाने के लिए क्या करना है, उसके अंदर H प्लस आपको जोड़ देना है, ठीक है। और आपको मान लो कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो आपको क्या करना है, उसमें से H प्लस को निकाल देना है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, किसी भी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड जब निकालना हो तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए H प्लस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और उस सब्सटेंस का अगर कॉन्जुगेट बेस पाना हो तो उसमें से H प्लस को क्या किया जाता है, निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तो ये आएगा, कॉन्जुगेट एसिड और बेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के और कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एसिड पाने के लिए H प्लस जोड़ दो, बेस पाने के लिए उसमें से H प्लस निकाल लो, ठीक है। चलो एक और करा देता हूँ मैं, एक और प्रॉब्लम कैसे हो सकता था, ये पूछा हुआ एग्जाम में प्रॉब्लम है ना। हमसे बोल रहा है कंपेयर बेसिक नेचर ऑफ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। इनके बेसिक नेचर को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करोगे बेसिक नेचर, मतलब बेसिकली बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है कि कौन कम बेसिक है कौन ज्यादा बेसिक है, बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है। तो पहले तो मैं आपको एसिडिक नेचर का ऑर्डर बता सकते हो क्या, एसिडिक नेचर का ऑर्डर, एसिडिक नेचर की बात करूंगा अगर मैं, एसिडिक नेचर किसका, HF, HCl, HBr और HI। तो अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने HCl, HBr और HI तीनों को क्या बताया था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और HF क्या होता है, वीक एसिड। तो जो इनका एसिडिक ऑर्डर होता है ना, HF तो वीक एसिड है तो सबसे पीछे ये होता है, और बाकी इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI होता है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? एसिडिक नेचर का। HF तो वीक एसिड होता है ना, याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये हमारे लिए कैसा होता है? HF वीक एसिड। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है हमारे लिए? HI। ये सबसे क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जो जितना जल्दी से H+ छोड़ता है ना उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसको चेक भी कर सकते हो, ये सब पीरियोडिक में आपने पढ़ा होगा। HI में आयोडीन सबसे बड़े साइज का है, ब्रोमीन उससे छोटा, क्लोरीन उससे छोटा, फ्लोरीन सबसे छोटा। जितना ज्यादा साइज डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ ये है ना, तो जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा। तो जल्दी से टूटेगा तो जल्दी से H+ निकालेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है? HI। ठीक है। और सबसे वीक एसिड कौन सा होता है? HF। ये मैंने पहले ही दिन के लेक्चर में आपको लिस्ट बता दिया था पूरा, है ना। और मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, याद हमको रखना पड़ता है बेटा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में HI, HBr और HCl, ये किस में डाला था? स्ट्रॉन्ग एसिड में। HF नहीं डाला था क्योंकि HF किस में आता है? वीक एसिड में। तो HI HBr में भी HI सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो एसिडिक नेचर की बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो अगर HF हमारा, HF क्या है हमारे लिए? वीक एसिड। HF कैसा है? वीक एसिड है। तो HF अगर हमारा वीक एसिड है और HF का अगर मैं H+ निकाल दूं, HF में से H+ निकाल दूं, तो H+ निकालते क्या बनेगा? F-। तो अगर H+ किसी चीज में से निकाला जाता है तो क्या बनाता है? अपना कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये वीक एसिड है तो इसका ये क्या हो जाएगा? F-, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। तो ये वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा बेटा? ये भी रूल मैंने लिखवाया था ना कल। वीक एसिड, देखो HCl कैसा था? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा हो रहा था? वीक। तो चूंकि अब HF कैसा है? वीक एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक का क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना। तो HF वीक एसिड है तो F- कैसा हो जाएगा हमारे लिए? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये वीक एसिड था HF ना, तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसकी बात करूं मैं, कौन सा? HI की बात कर लूं अगर मैं, तो HI देखो हमारे लिए क्या है? HI क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर इसने H+ निकाला तो क्या बनेगा? I-। तो ये चूंकि एसिड है तो ये इसका क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस बन गया। इस एसिड का क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस पाने के लिए H+ को निकालना होता है, तो इसने H+ निकाला तो ये क्या बन गया? इसका कॉन्जुगेट बेस। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग था तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये कैसा होगा? वीक बेस होगा ना। कैसा हो जाएगा? वीक बेस। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा था ना बेसिक नेचर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का बेसिक नेचर बताइए। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? देखो फ्लोराइड क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा बेस। और आयोडाइड क्या हो जाएगा? सबसे कमजोर बेस। तो इसको ऐसे भी समझ सकते थे, अगर एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये है तो इनके जो कॉन्जुगेट बनेंगे, इनके जो कॉन्जुगेट बनेगा उनका ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों का आंसर, हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा हमारे लिए? बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है ना। तो क्या हमें दिख रहा है? फ्लोराइड सबसे अच्छा बेस हो गया और आयोडाइड सबसे खराब बेस हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? I- से ज्यादा किसका होगा? Br-। Br- से ज्यादा Cl- और Cl- से ज्यादा F-। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमसे पूछा है कि बेसिक नेचर का ऑर्डर बताइए, तो सबसे अच्छा बेसिक नेचर किसका होगा? फ्लोराइड का। उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, और सबसे वीक बेस कौन सा होगा? आयोडाइड होगा। तो ये इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर है। क्या इनका? इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर। समझे क्या बात को? तो ये इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर है। सबसे अच्छा बेस कौन सा है? F-, उससे खराब Cl। क्योंकि देखो जो जिसका कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा वीक होगा, फ्लोराइड सबसे अच्छा बेस क्यों है? ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड की बात करूं, अगर मान लो इसको मैं बेस बोलूं तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? HF हो जाएगा ना, क्योंकि ये H+ लेगा तो क्या मिलेगा? H+ जोड़ेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर फ्लोराइड एक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो इसमें H+ जोड़ दिया। तो अगर कॉन्जुगेट एसिड वीक मिल रहा है, इसका मतलब वो बेस खुद कैसा रहा होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बेसिक नेचर को आज। तो मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। मैंने एक तीनों पॉइंट जो मैंने पढ़ाए थे आपको, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस, उसके ऊपर क्वेश्चन दिखा दिया। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कल करवाए थे मैंने। और बेसिक नेचर है ना, स्ट्रॉन्ग का वीक होता है, वीक का स्ट्रॉन्ग होता है, वो वाला कंपेयर करने का भी तरीका मैंने करवा दिया क्वेश्चन आपको। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थर्ड थियरी ले लेते हैं, है ना, जो कि इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ मैं।
चलो अब हम लोग देखते हैं थर्ड थियरी जो है अपना लुईस एसिड बेस थियरी। तो थर्ड थियरी की बात करें हम लोग, तो थर्ड थियरी जो हमें पढ़ना है लुईस एसिड बेस थियरी। ना, और ये प्रेजेंट चैप्टर के रिस्पेक्ट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें तो आयन से काम चलाना है, H+ और OH-। लुईस एसिड बेस थियरी में आयन सोइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े उसी हिसाब से। लुईस एसिड, ए से क्या होता है एक्सेप्टर, ए से क्या समझा करो एक्सेप्टर। तो लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो बस इसमें एक ही लाइन हम लोग लिखेंगे, लुईस एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस एसिड्स। एंड हम लोग ये बोल सकते हैं लुईस बेसेस आर लोन पेयर डोनर। समझे क्या बात को? लुईस एसिड्स वो होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो बस हमें इतना जानना है। और ये हम लोगों ने, तो लुईस एसिड को अगर मालूम है La लिखता हूं तो लुईस एसिड क्या हो गया हमारे लिए, LP मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर। तो लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे और लुईस बेस किसको बोलेंगे, लोन पेयर डोनर। हाँ, ये जरूर हम लोग जानेंगे कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता कौन रखेगा और लोन पेयर देने की टेंडेंसी कौन रखेगा। तो लोन पेयर एक्सेप्टर वही होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की खुद क्या होगी, कमी होगी। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और लोन पेयर डोनर खुद कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होंगे, ठीक ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो, है ना, या हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं लोन पेयर रखा हो जिसके पास खुद क्या मौजूद हो, एक्स्ट्रा लोन पेयर मौजूद हो ताकि वो दे सके दूसरों को, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास क्या हो, कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो या उसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल उन्हीं को बोलते हैं जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल वही होते हैं जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, या और जिनके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो। देखो, वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कौन होगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो लेगा। और या दूसरी भाषा में इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और उनका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने का मतलब उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है या उनके ऊपर ऑर्गेनिक में पड़ा है पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो आप क्या करते हैं, उनको लोन पेयर देके इस चार्ज को क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इस थियरी का ज्यादा रोल इस चैप्टर के अंदर नहीं आने वाला है क्योंकि हमें तो आयन से काम करना है। आयनिक इक्विलिब्रियम नाम ही है, इसमें कहीं भी आयंस बनने वाले नहीं है। तो जब तक आयंस नहीं बनेगा तब तक इसका कोई रोल नहीं है। तो ये थियरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दो थियरी हमेशा काम आएगी। तो बस लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब क्या, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, या हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और लोन एलबी मतलब लुईस बेस। तो लुईस बेस कौन से होते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करें। और लोन पेयर डोनेट कौन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं या जिनके पास कोई लोन पेयर मौजूद हो। अब जैसे एग्जांपल की कुछ बात करते हैं, एग्जांपल कैसे आएंगे इनके अंदर। तो एग्जांपल जैसे देखो, सबसे पहले अगर लुईस एसिड के कुछ एग्जांपल्स बताऊं मैं, लुईस एसिड एल के, लुईस एसिड के कुछ एग्जांपल्स। तो लुईस एसिड तो एक्सेप्ट करने वाले हैं, और एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है, जैसे BeCl2। तो देखो BeCl2 में बेरिलियम के पास कितने हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो BeCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसी तरीके से BeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ZnCl2 है ना, तमाम है दुनिया भर के, एटसेट्रा कर देता हूँ। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4।
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट। एल्यूमिनियम के पास यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तीन ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो एक ऑक्टेट, इसका भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। FeCl3 इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ZnCl2 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी वैकेंट होगा, ठीक है ना। तो ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं, इनको हम लोग किस कैटेगरी में लेते हैं, लुईस एसिड में। और इसमें एक स्पेशल आता है जिसको ध्यान रखना है बेटा आपको, ये कई बार पूछा भी गया है, H3BO3, क्या H3BO3, जिसको लिखने का तरीका एक और है BOH थ्राइस। देखो H3BO3 में 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इसको मैं OH थ्राइस भी लिख सकता हूँ ना। तो देखो एडवांस लेवल पे दिखाने के लिए BOH थ्राइस भी लिखा रहता है। तो जैसे ही हमें तो OH दिखता है, देखते ही हम लोग क्या समझते हैं उसको, बेस, लेकिन ये बेसिक नहीं है, किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। और इसका नाम भी आपको पता होगा, H3BO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो बोरिक एसिड एक तरीके का लुईस एसिड है, क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। कैसे, देखो BOH थ्राइस बनाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो उसका रिएक्शन भी मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो BOH थ्राइस जब वाटर के साथ जाता है ना, BOH थ्राइस जब वाटर के साथ जाता है, वाटर मतलब क्या, OHH, तो इसके पास क्या होता है, वाटर के पास लोन पेयर होता है ना। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म वगैरह हम पढ़े होंगे। तो ये अपना लोन पेयर उठा के क्या करेगा, इस बोरॉन के एक पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, इस बोरॉन के पास, इस वैकेंट ऑर्बिटल में अपना ये लोन पेयर उठा के क्या करेगा, दे देता है। तो जैसे ही अगर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर दे दिया, तो ये कंपाउंड कैसा बन जाता है, BOH, 3 थे, और OH जैसे जाता हो के ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन छोड़ के क्या होता है, निकल जाता है। तो जैसे ही हो जाएगा तो OH जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BOH4, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज, और प्लस, देखो H प्लस निकल गया। तो हमने पढ़ा ही था ब्रोंस्टेल-डोरी थ्योरी में, जो H प्लस को निकालते हैं वो खुद कैसे बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह, एसिड की तरह। इसका मतलब HbBO3 क्या है, एक तरीके का लुईस एसिड है। कैसा है, लुईस एसिड है, ठीक है बेटा। और ये वीक लुईस एसिड बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, तो ये हमारा H3BO3 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग के तो मैंने नाम लिखवा दिए हैं सब आपको। तो H3BO3 एक तरीके का क्या होता है, वीक लुईस एसिड, ध्यान रखना इस बात को, वीक लुईस एसिड। तो H3BO3 को हम लोग वीक लुईस एसिड बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा गया है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। H3BO3 इज ए वीक लुईस एसिड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, समझ में आया क्यों लुईस एसिड है, क्योंकि H प्लस को ये निकाल रहा है, या दूसरी बात बोल सकते हैं इसके पास क्या है, खुद वैकेंट ऑर्बिटल है। तो लुईस एसिड के ये ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल, जिनके भी पास वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई देगा, या जिनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनके पास रहेगा, ठीक है, या जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, वो सब कैसे मॉलिक्यूल में आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में, ठीक है। और लुईस एसिड हो गया। लुईस बेस के एग्जाम्पल की बात कर लें, तो लुईस बेस में क्या बताया मैंने, लुईस बेस LV। तो लुईस बेस में तो मैंने बता दिया अभी, लुईस बेस कौन से होते हैं, जो लोन पेयर डोनर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा होगा, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह। तो इनमें जो जनरली आता है ना कॉमनली, NH3, अमोनिया जो है ना, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जो भी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव आते हैं ना, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, लुईस बेस की कैटेगरी में आते हैं। और जैसे कुछ एग्जांपल की बात करो, जैसे CN-, तो देखो ये भी लोन पेयर दे सकता है। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन OH- भी दे देता है। सल्फेट आयन की बात करो तो ये भी दे देता है। जो भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स पढ़ते हैं ना, वो सब लिगेंड्स एक तरीके से कैसे बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह, ठीक है। सारे लिगेंड्स होते हैं क्या होते हैं, लुईस बेस ही होते हैं, क्योंकि लिगेंड्स का काम ही क्या है, लोन पेयर को देना। तो लुईस बेस वो होते हैं जिनके पास क्या हो, एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा हो, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो, या जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा हो। तो बस इसमें इतना ही आपको, लुईस एसिड बेस थियरी में इतना ही आपको समझना है, इतना ही जानना है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान रखना, H3BO3 को इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है, BOH का थ्राइस, तो हमें लगता है बेस है, लेकिन ये बेस नहीं है, कैसा है, H3BO3 जे वीक लुईस एसिड। अच्छा, और इसकी अगर मालूम मैं ये पूछूं, इसकी एसिडिटी कितनी है ना, एसिडिटी बोलना, इसकी बेसिसिटी कितनी है, ये कितने H प्लस निकाल सकता है, तो आपका आंसर क्या है, देखो 3 H नहीं निकालेगा, ये कितने H निकाल रहा है, केवल 1 H को निकालता है। तो इसकी बेसिसिटी की बात करोगे तो कितना आएगा, 1, मतलब ये कैसा है, मोनोप्रोटिक बोलेंगे इसे, क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज मोनोप्रोटिक।
या मोनोप्रोटिक बोल लो या मोनो बेसिक बोल लो, एक ही बात है। तो ये H3BO3 है मोनोप्रोटिक, 3 देख के 3 मत डिसाइड कर देना, ठीक है। तो ये आई थिंक ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा H3BO3 के बारे में, ठीक है। चलो, तो ये बेटा हमारी थर्ड थियरी थी। तीनों थियरी हमने कर ली। फर्स्ट हमारा थियरी था आर्हेनियस एसिड बेस थियरी, जो आपने पढ़ा है, H+ देने वाले एसिड, OH- देने वाले बेस। उसके बाद ब्रोंस्टेड लोहरी थियरी में H+ देने वाले बेस, H+ देने वाले एसिड और H+ लेने वाले बेस, और लुईस एसिड बेस में क्या, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले एसिड, लोन पेयर देने वाले बेस। एसिड एक्सेप्टर, ए से याद करना, एसिड मतलब एक्सेप्टर, एसिड है, ए से स्टार्ट होता है, एक्सेप्टर भी ए से। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं एसिड होते हैं, और जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, मतलब अब हम लोग चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक पार्ट थे, क्या क्या चीजें होती हैं। अब चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, कौन सा, ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ। तो अब मैं उसे स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो हम लोग, चलो अब चैप्टर में हम लोग एंट्री करते हैं। अब हम लोग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ को पढ़ते हैं। ये सब हमने समझ लिया, जो बेसिक चीजें थी वो सब हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग, हमें तो जनरली डील किससे करना होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। मैंने बताया था, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है हमारा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं ना, वीक वाले क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कराते हैं। और चैप्टर का नाम ही क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट हम लोग डालते हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है बेटा, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। और ये जो होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं है। किसके बारे में होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही होता है ये लॉ। स्ट्रॉन्ग को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया था स्ट्रॉन्ग तो हमेशा क्या होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से डील करना हमें। तो जरा सा इसे समझते हैं क्या है पहले, तो उसके बाद इसका स्टेटमेंट मैं दे दूंगा आपको। जैसे देखो, ए बी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ए बी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस करने का मतलब हमने उसको सॉल्वेंट में उठा के डाल दिया, और जैसे ही सॉल्वेंट में डालेंगे किस में टूटेगा, अपने आयंस में। A+ एक्वस में टूट गया और B- एक्वस में टूट गया, और क्या हो गया, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। तो जो 2 स्टेप लिखने का तरीका मैंने सिखाया, उस हिसाब से क्या लिखोगे बेटा, आप बताओ। T = 0, T = 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना मान लो, C। तो उस समय A+ का कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, B- का कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा। फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम आएगा। तो T = T इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम टाइम पे चले गए। तो जब इक्विलिब्रियम टाइम पे जाओगे तो सेकंड स्टेप क्या लिखने का तरीका सिखाया मैंने, रिएक्टेंट साइड में हमेशा क्या आएगा, C-C अल्फा। क्या आएगा, C-C अल्फा। तो अगर इसका C अल्फा डिसोसिएट हुआ तो इसका C अल्फा बनेगा, इसका भी C अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C अल्फा बन गया, और इसका भी कितना बन जाएगा, C अल्फा, ठीक है। तो अब इस हिसाब से, अब ये जब हम लोग लिख लिए, तो अब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से अगर मैं पूछूं कि इसका केसी या केपी का एक्सप्रेशन लिखना होता था, तो लिखने आता था हमें। तो यहाँ पे केसी और केपी नहीं आता, यहाँ पे KI आता है ना। जैसे वहां पे केसी और केपी पढ़ते थे ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, KI का मतलब होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये आयंस में टूट रहे हैं ना कोई सब्सटेंस, तो इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और आयोनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन वही होता है जो हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। कैसे एक्सप्रेशन लिखना होता है, ऊपर क्या आता है, प्रोडक्ट, और नीचे क्या आता है, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, देखो, A+ क्या है, प्रोडक्ट है, तो A+ भी आएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे लिए, B-, तो ऊपर पूरे प्रोडक्ट आ जाते हैं। और अगर इनका कोई कोएफिशिएंट होता तो पावर में जाता, क्योंकि मैंने बता दिया आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में कभी भी एक स्टेप में हर चीज एक ही बार में, जैसे H2S रहता तो दोनों हाइड्रोजन एक बार में नहीं निकलता, स्टेप बाय स्टेप निकालता है। तो उसमें कोएफिशिएंट आने का सवाल ही नहीं होता इस चैप्टर में। तो उसकी टेंशन ही मत लो कि सर पावर में क्या आएगा, आएगा ही नहीं कभी, है ना। तो देखो KI क्या लिखोगे, KI = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ऊपर A+ आ गया, B- आ गया, और नीचे क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो नीचे क्या लिखेंगे, AB। क्या ऐसे ही हम लोग केसी केपी का एक्सप्रेशन लिखते थे, तो सेम वही है, बस वहां केसी और केपी होता था, यहाँ पे केसी और केपी ना होके क्या हो गया, KI। और इसी KI को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट।
ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा क्या रहेगी, गिवन। और ये जैसे केसी और केपी केवल और केवल किससे चेंज होते थे, टेम्परेचर से, वैसे ही आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी केवल किससे चेंज होता है, टेम्परेचर से ही चेंज होता है। अगर याद हो मैंने बताया था आपको, है ना, और बाकी कोई फैक्टर उसे चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी हम लोग यही सब मैं बता देता हूँ आपको। तो के आई को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, के आई क्या है, के आई इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। के आई क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। के आई इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हुच न्यूमेरिकल वैल्यू, चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इस चैप्टर में जैसे केसी और केपी की देखो हर प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती थी, इसी तरीके से के आई एक चैप्टर का कांस्टेंट है जिसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, व्हिच न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन प्रॉब्लम, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा क्या रहेगी, गिवन रहेगी, ठीक है ना। एंड इट चेंजेज, ये केवल और केवल किससे बदलता है, टेम्परेचर से। जैसे केसी और केपी केवल टेम्परेचर से बदलते हैं ना, तो के आई भी केवल किससे बदलता है, टेम्परेचर से। एंड इट चेंजेज ओनली एंड ओनली विथ टेम्परेचर, ध्यान रखना है ना, केवल और केवल ये किससे चेंज हो सकता है, टेम्परेचर से। बाकी कोई फैक्टर के आई को चेंज करने वाला नहीं है। जैसे केसी और केपी को केवल टेम्परेचर चेंज करता था और स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलते थे, बाकी कोई फैक्टर प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं था। उसी तरीके से इस के आई को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल और केवल ओनली एंड ओनली विथ टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट चेंजेस, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। आप बहुत बार गलती करोगे, कहोगे सर कंसंट्रेशन बदल गया तो क्या बदलेगा, नहीं बेटा, अगर ये कंसंट्रेशन बदलेगा तो ये भी तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। ये रेशियो अपने आप को ऐसे मेंटेन करता है कि ये के आई की वैल्यू कभी चेंज ना हो। तो एक कांस्टेंट है, इट चेंजेज ओनली एंड ओनली विथ किसके साथ, टेम्परेचर के साथ बदलता है, बाकी कोई भी फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर अब बात करें तो ये देखो यही के आई, अगर मान लो यहाँ पे मैं वीक एसिड ले लूंगा ना, तो इसको हम लोग के लिखेंगे, जैसे उसमें केसी और केपी लिखते थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या लिखते थे, केसी और केपी ना, कांस्टेंट प्रेशर पे लिखते थे तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में केपी लिखते थे, और कंसंट्रेशन के फॉर्म में क्या लिखते थे, केसी। यहाँ पे ये के आई को के और केबी लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, के और केबी। के कब लिखेंगे, के तब लिखा जाएगा अगर ये एसिड रहता ना, एसिड तो क्या लिखते के, और अगर ये कोई बेस रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है। तो अगर वीक एसिड रहेगा तो के आई को क्या लिख दिया जाता है, के, और अगर ये वीक बेस रहता तो के आई को क्या लिख दिया जाता है, के बी। तो इसमें दो नए हमें के और के बी देखने को मिलेंगे, जैसे उसमें केसी और केपी होता था ना, और हम लोग के इक्विलिब्रियम लिखते थे, के इक्विलिब्रियम को या तो केसी लिखते थे या तो केपी। यहाँ पे के आई को या तो के लिखोगे या तो के बी, ठीक है। तो इस के आई को या तो के लिखेंगे या तो के बी, एसिड रहेगा तो के, बेस रहेगा तो के बी। तो के आई का मतलब समझ गए। अब इस के आई को बस इस कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल दो। इसका कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा, इसका कंसंट्रेशन सी अल्फा, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, सी माइनस सी अल्फा। तो जैसे ही वैल्यूज को डालेंगे तो के आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, के आई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, सी अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की जगह पे बी माइनस की जगह पे भी कितना आएगा, सी अल्फा, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बी की जगह पे कितना आया है, सी माइनस सी अल्फा इज इक्वल टू, तो क्या एक सी से सी कट जाएगा, देखो ये कॉमन आ जाएगा ना सी, तो सी से सी कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे लिए, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा मिलकर अल्फा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, वन माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से देखो के आई का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अब ये के आई का एक फॉर्मूला हो गया इस चैप्टर का, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि के आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, के आई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है। और जहां पे देखो मैंने बता दिया आपको, हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम में हमें क्या कैलकुलेट करना रहता है, अल्फा कैलकुलेट करना रहता है। ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो रहा है, हमारा क्वेश्चन में जनरली क्या कैलकुलेट कराएगा, अल्फा। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे लिए के आई एंड जो आप कंसंट्रेशन बनाओगे जो सॉल्यूशन का, तो के आई एंड कंसंट्रेशन ये दोनों हमारे लिए क्या होंगे, नोन होंगे, ये दोनों क्या होंगे, नोन, और अल्फा केवल और केवल क्या रहेगा हमारे लिए, अननोन,
ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में के आई तो दिया ही रहेगा, कंसंट्रेशन आप जो बनाओगे वो पता ही रहेगा, दोनों नोन रहेंगे, और अल्फा क्या होगा, अननोन। तो आप देख सकते हो यहाँ से के आई भी पता है, सी भी पता है, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एक अननोन के लिए एक इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये अल्फा कैलकुलेट करना बेटा काफी डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इधर क्या करोगे, सी अल्फा स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो के आई माइनस अल्फा के आई लिखोगे, तो ये अल्फा स्क्वायर में देखो क्वाड्रेटिक बन गया। अल्फा के कितने इक्वेशन आंसर निकल के आएंगे, 2 आंसर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो 2 रूट्स निकल के आएंगे। तो ये अपने आप में डिफिकल्ट होता है काफी, है ना। इसको सॉल्व करने में हालत क्या जाती है, खराब। तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। चूंकि हम लोग पढ़ किसके लिए रहते हैं, ये किसके लिए पढ़े हम लोग, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने आपको बताया कि अल्फा जो होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबली। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ही क्या थी, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो नेग्लिजिबली क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो चूंकि अल्फा की वैल्यू तो क्या होगी, बहुत कम आएगी, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, बहुत छोटा आता है। तो इस अल्फा को हम लोग 1 के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, है ना। 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करोगे तो 1 माइनस अल्फा को किसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस चीज को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, कि सिंस अल्फा इज नेग्लिजिबल, अल्फा को नेग्लिजिबल क्यों किया, अल्फा इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा क्या है, नेग्लिजिबल है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा जो है इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और हमने नेग्लेक्ट क्यों किया बेटा, क्योंकि अल्फा जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। अल्फा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। इसीलिए इस अल्फा को हमने क्या कर दिया, इस अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में, बहुत छोटा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे यहाँ पे। और जैसे 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया, अप्रोक्सीमेशन लगा के ही सॉल्व होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना डिफिकल्ट है, लेकिन हमेशा नहीं लगाना है, वो भी मैं अभी समझा रहा हूँ कब लगाओगे कब नहीं। तो अल्फा नेग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं हम लोग, और 1 माइनस अल्फा को जब 1 लिख दोगे तो अब नया एक्सप्रेशन क्या दिखाई देगा आपको, के आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा की जगह 1, तो के आई इज इक्वल टू क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, के आई अपॉन सी। के आई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई अपॉन सी, और पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो ये हमारा अल्फा का फॉर्मूला हो जाता है। अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, अल्फा का फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ के आई अपॉन सी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना बेटा। तो अल्फा कैलकुलेट करने का अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूले से हम लोग जाते हैं जनरली, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इससे जाते हैं। अब इसमें भी ध्यान रखना है एक जरा सा, है ना, जब इससे आप हमेशा अल्फा आप इससे कैलकुलेट करोगे, किससे, के आई दिया रहेगा, सी दोनों नोन रहेंगे, इससे आप अल्फा कैलकुलेट करो। अगर अल्फा की वैल्यू बेटा बहुत बड़ी आ गई, अल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी होने का मतलब जनरली बुक्स में दिया है 0.10, है ना, 0.10 से अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी आती है तो उसको बड़ी वैल्यू मानते हैं। तो ये केवल और केवल अल्फा की वैल्यू 0.10 से छोटा है तभी मानेंगे, इससे जो आंसर निकल के आएगा। अगर 0.10 से मान लो 0.20 आ गया, 0.20 आने का मतलब क्या हो गया, 20% डिसोसिएशन। तो 0.2 को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। और जनरली अल्फा की वैल्यू जो होती है बहुत छोटी आती है, तो अगर 0.20 आ गया इसका मतलब उसको नेग्लेक्ट आप नहीं कर सकते, तब आपको क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अल्फा हमेशा इससे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अल्फा की वैल्यू अगर बड़ी आती है किससे, 0.10 से, तो हमें फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। चूंकि इस पे न्यूमेरिकल तो बाद में आएगा, टॉपिक अभी पहले ही कवर कर लिया है मैंने ये, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती है, हर टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल्स में दिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकली कैसे इस पे सॉल्व करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू जो होती है, यहां से बस मैं इसे इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख देता हूं, है ना, कि अल्फा, है ना, ओनली एप्लीकेबल व्हेन, ये केवल तभी आप यूज करिएगा व्हेन अल्फा इज लेस देन 0.10।
अब आप कहेंगे कि सर 0.10 से लेस कैसे होगा, तो बेटा पहले इसे कैलकुलेट करना, के आई और सी की वैल्यू डालना, फिर अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी तो आपको दिखेगी ना कि वो 0.10 से बड़ी आई कि छोटी आई। अगर वो 0.10 से छोटी आई है तो आपने आंसर सही निकाला है, अगर 0.10 से छोटा है तो सही। और मान लो 0.20, 0.25, अब कोई बोले सर 0.11 आ गया, तो बेटा उतना नहीं देखा जाएगा, तब सही मानोगे। लेकिन ये नॉर्मली ये होता है कि 0.10 से अगर ये वैल्यू कम आती है अल्फा की कैलकुलेट करने पे इससे, तो ये फॉर्मूला हमने सही निकाला है। लेकिन बट if it comes more than 0.10, अगर ये 0.10 से ज्यादा आ जाएगा देन सॉल्व क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्या ही पता है, सी पता है, तो अल्फा कैलकुलेट करना है ना। तो हम लोग अल्फा के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर इससे कैलकुलेट करने पे वो वैल्यू 0.10 से छोटी आ गई, 0.10 से छोटी आ गई, तब तो हमारा आंसर ठीक है, सही किया हमने। लेकिन अगर वो 0.10 से बड़ी आ गई, मान लो 0.20, 0.30, 0.40 ऐसे समथिंग आ रहा है, तो हमें फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया इस फॉर्मूले के बारे में। अब ऑस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ को थोड़ा सा बता दूं तो क्या है, देखो ऑस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ यही कहता है हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, जो अल्फा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, सी के। तो ऑस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ मैं अब बता देता हूँ क्या होता है। ऑन डाइल्यूशन, अगर हमने डाइल्यूशन किया तो क्या होगा, देखो ऑन डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम को बढ़ाना। किसी चीज को डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम को बढ़ाना। और वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन का क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और अगर देख रहा है यहाँ से कंसंट्रेशन की वैल्यू घटेगी तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। समझे क्या इस बात को। तो डाइल्यूट करने पे किसी सॉल्यूशन में, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को जितना ज्यादा डाइल्यूट किया जाता है, उस डाइल्यूट करने पे उसका आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की, वो कितना ज्यादा आयोनाइज हो रहा है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ने बेसिकली अल्फा को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो उतना ही ज्यादा क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है, मतलब आयंस में टूटा जाता है। तो हम लोग यही लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट यही है हमारा बेटा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब क्या, अल्फा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो यही हमारा स्टेटमेंट भी है, ध्यान रखना। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब क्या, अल्फा। तो जो समझे क्या, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या, वॉल्यूम को बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन का कम होना। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये मैं आगे कल की क्लास में और समझाऊंगा कौन कौन से फैक्टर अल्फा को अफेक्ट करते हैं। तो फिर से ये कवर ही करूंगा मैं इस बात को कि डाइल्यूशन आप जितना ज्यादा बढ़ाते हैं कंसंट्रेशन कम होता है, और कंसंट्रेशन कम होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं हम लोग। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। यही हमारा ऑस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो आज हमने बेटा ऑस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ को शुरू कर लिया है। ठीक है, कल हम लोग कौन कौन से फैक्टर इस अल्फा को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर में यही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।